सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी कोई कंपनी क्रिएट कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं। मतलब अभी आप प्री इनकॉर्पोरेशन में है या फिर आपकी इनकॉर्पोरेशन हो गई है और आप उसके आगे के स्टेप्स को समझना चाहते हैं। कितना लोग अभी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कोई ना कोई कंपनी या फिर एलएलपी या कुछ, और या भी सोच रहे हैं कि आगे क्या बिजनेस करना भी पता नहीं है, कौन सी एंटिटी करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो लिखिए एग्जिस्टिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है तो फिर आप लिखिए न्यू। न्यू और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग, न्यू। आई हैव क्रिएटेड मैनी कंपनीज। ग्रेट। न्यू, एग्जिस्टिंग। ग्रेट। सो दोनों का मिक्स रिप्लाई आया है। 50% सेज कि दे आर एग्जिस्टिंग एंड 50% सेज कि वो भी बिल्कुल नए हैं और उनको भी पता नहीं है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, चीजें कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है। तो सबसे पहले इसी को देखते हुए हम सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे। डीप एनालिसिस नहीं करेंगे बट एक ओवरव्यू लेंगे कि आप जब बिजनेस एंटिटी क्रिएट करते हैं इंडिया में तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके तहत आप बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोई चीज किसी के लिए बेटर है और कोई चीज जो है अगर दूसरों का देखा देखी अगर उसमें घुस जाता है तो फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं, इसमें कंप्लाइंसेस बहुत बढ़ गई हैं, कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो गई है, खर्चा बहुत हो रहा है। तो कौन सी चीज कौन से बिजनेस के लिए बेटर है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी इसका एक ओवरव्यू लेंगे और इसमें डीप डाउन नहीं घुसेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। दैट मीन्स इंडिया में कौन कौन से बिजनेस एंटिटीज के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे फेमस जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि ज्यादातर लोग जब स्टार्ट करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि what kind of business they will be doing after 2 months, 3 months, 4 months और 1 year down the line। तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है कि उनको कैसी एंटिटी को प्रेफर करना चाहिए। शुरुआत में फंड्स की भी कमी होती है, कहीं ना कहीं जो कंपनी होती है या एलएलपी या 1% कंपनी होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो उस केस में अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये कैसे अनलिमिटेड होती है, इसको हम जब कंपेयर करेंगे कंपनी के साथ तो पता चलेगा कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे अच्छी बात क्या है कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। आपको सिर्फ लोकल लॉज का कंप्लायंस करना है और जैसे कि आपका ट्रेड लाइसेंस हो जाता है, इन्हीं लोकल लॉज का कंप्लायंस करना। उसके साथ में अगर आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, अगर वो भी अगर आपको जरूरत होती है तो उस केस में आप जो है आपको एक तरीके से आपकी एंटिटी रजिस्टर हो जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपकी बिजनेस एंटिटी रजिस्टर हो जाती है और आप उसका बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। आप अगर एमएसएमई का जो उद्यम सर्टिफिकेट होता है अगर आप वो ले लेते हैं या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेते हैं तो विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप प्रोप्राइटरशिप में अपनी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और वो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, उसमें कंप्लायंस उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और कंप्लायंस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक आईटीआर फाइल करवानी है, वो जो कि आप वैसे भी करवाते ही। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंप्लायंस में अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो सिर्फ आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है और जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग के बाद आपको जो कंप्लायंसेस का आता है वो है आईटीआर। इसमें और कोई भी कंप्लायंसेस नहीं है। बट ये एक बहुत ही बेसिक है कि आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, आपको ज्यादा नहीं पता है, आप शुरुआत के टाइम में अपने बिजनेस के स्टार्ट में आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रह सकते हैं और आगे फिर आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी एंटिटी को चूज करना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। सेकेंड थिंग इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म उन लोगों के लिए जहां पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। आप एक नहीं, आपके साथ कोई और भी पर्सन है, वहां पे पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छी रहती है। दो या दो से पार्टनर, ज्यादा पार्टनर्स अप टू 20 की यहाँ पे लिमिट होती है
और लाइबिलिटी जो होती है वो ज्वाइंटली होती है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है वो हम तब समझेंगे जब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, you can incorporate your partnership under partnership इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और आप उसको नोटरी के थ्रू भी, मतलब एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अगर आप नोटरी करवाते हो अपनी पार्टनरशिप डीड को और इसका पैन कार्ड बनवा लेते हो तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कंप्लाइंसेस ज्यादा नहीं है। इसमें कंप्लाइंसेस के तौर पे सिर्फ एक तो पार्टनरशिप फॉर्म की आईटीआर फाइल होनी है और जो भी पार्टनर्स हैं उनकी आईटीआर फाइल होती है। और अगर आपके ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसे खास कंप्लाइंस नहीं है कि अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लेट फीस आएगी। बट इसकी वही इसमें जो मेजर दिक्कत है वो यही है कि इसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। जैसे कि क्या होता है प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में, दोनों के केस में ऑनलाइन पता नहीं चलता कि एंटिटी कब से इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। तो अगर आप कहते हो ना, अगर आप सोचते हो कि यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ बिजनेस वेयर यू वांट टू एक्वायर द फेथ ऑफ योर कस्टमर्स, जहां पे कस्टमर्स के को भरोसा दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म लैक कर जाती है। अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जहां पे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां आप न्यू कस्टमर्स के बेसिस पे ही आपका बिजनेस चलता है, मतलब लीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, उन लीड्स को कन्वर्ट करने से पहले उनका भरोसा जीतना जरूरी है, उनका फेथ शुड बी देयर विद द कस्टमर्स। तो वहां पे प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म इसीलिए लैक करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव ऑनलाइन, उसकी वैलिडिटी नहीं हो पाती। जस्ट मतलब अगर हम बात करें 1% कंपनी की या एलएलपी की या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, उस केस में you can say to your customer कि yes we are incorporated since 2020 and you can see our firm profile on the Ministry of Corporate Affairs। तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे लैक करती है। तो ये रीजन है कि पार्टनरशिप फर्म इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। अगर स्टार्टअप्स की बात करें, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो ज्यादातर अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1%। क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। से पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। इस केस में जो आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब कि आपके बिजनेस में अगर लॉस होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, वो उतना ही जाएगा जितना आपने शेयर्स उसके होल्ड कर रखे हैं। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स ही 1 लाख रुपए हैं तो फिर उसमें आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा उसका लॉस नहीं होगा, आपके घर से नहीं लेके जाएंगे। जितना आपकी कंपनी में नेटवर्थ है सिर्फ उतना ही मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है। एक तो कंपनी की नेटवर्थ का, यानी कि कंपनी के एसेट्स होगा या लाइबिलिटीज अगर कुछ, और आपके जो भी आपने पेड अप कर रखा है कैपिटल का एक उसका। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होता है उन बिजनेसेस के लिए जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो और उसमें ऐसे ऐसे क्लॉज होते हैं कि अगर उनको कुछ नुकसान हुआ तो फिर बियर करेगा कोई ना, मतलब जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा होते हैं वहां पे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपको किसी भी अगर लॉस होता, आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, लॉस हुआ 50 लाख रुपए का, तो 49 लाख रुपीज जो डिफरेंस है वो आपको अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी और उसको आपको बियर करना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आप सिर्फ कुछ ही मतलब सिर्फ अपनी कैपिटल तक ही जो है नुकसान होगा, उससे ऊपर आपको नुकसान नहीं होगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सबसे अच्छा जो है उन लोगों के लिए जहाँ पे दो या दो से ज्यादा शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए। तो अब क्या हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे बेनिफिट्स थे और इसमें एक और बेनिफिट क्या था कि इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। कोई भी जाता है और वहां पे सर्च कर सकता है, एनीवन कैन सर्च दैट यस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड सिंस 2019, दे हैव this much of directors। उनकी ये बैलेंस शीट, देयर बैलेंस शीट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल। आपको भी अगर किसी कंपनी के बारे में जानना है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द पोर्टल एंड यू कैन फाइंड दैट यस जो भी वो पिचिंग कर रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, वो मैच करती है उनकी बैलेंस शीट से, उनके प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से
और उनके जो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अवेलेबल है उससे। तो इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जहां पे पैसा आपको पब्लिक से अगर लेना होता है तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैंडेटरी होती है। जैसे कि आप आईपीओ में या शेयर्स वगैरह में जाते हैं, उस केस में आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैंडेटरी होती है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट भी हो सकती है, इस वजह से उसको इनिशियल स्टेज में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सोचने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके बाद 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में हमने देखा कि जैसे इसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, इसमें आप कस्टमर्स का भरोसा जीत सकते हो। बट क्या है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा शेयर होल्डर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1% कंपनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में, कि एक ही पर्सन एंड ही इज क्लेमिंग द बेनिफिट्स फॉर बोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो। यहाँ पे कंप्लाइंसेस इंक्रीज हो जाती हैं, बट इतनी नहीं। क्या होता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास काफी लोग आते हैं जो न्यूली बिजनेस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो उनके जो भी पार्टनर्स होते हैं या फिर और भी शेयर होल्डर मीन्स जिसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि दोनों के ऊपर नॉन कंप्लायंसेस का बर्डन आ जाता है। इफ यू आर इंडिविजुअल पर्सन एंड लुकिंग फॉर अ रिलायबल बिजनेस जिसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर 1% कंपनी। सो इस केस में जो भी इसके कॉस्ट होती है वो आपको अकेले ही बियर करनी है, और क्योंकि आपका कोई पार्टनर नहीं है तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े का या डिस्प्यूट होने का भी मतलब नहीं होता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 लोगों के लिए ही बात करी। वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे आप बिजनेस के अगर बिल्कुल स्टार्ट में हो, अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी सेल्स को लेके या फिर परचेज को लेके, तो आप स्टार्टिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि अगर आपके बिजनेस में बूस्ट हो गया है थोड़े दिनों में ही उसको शायद अचीव होने लग गया है, जहाँ पे आप एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, तो आप पार्टनरशिप फर्म, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और चौथा पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी में स्विच कर सकते हो। बट ये डिसीजन आपको ले लेना है 2 या 3 महीने के अंदर, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग एंड यू आर नाउ गेटिंग द रिजल्ट्स। सो इन दैट केस आप जो है आगे स्टेप्स ले सकते हो। डू नॉट डू दिस कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो एंड यू आर कैरिंग ऑन दिस बिजनेस फॉर 2 years और 3 years एंड इसमें बहुत ज्यादा सेल हो गई है, बहुत ज्यादा परचेज हो गई, बट नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर सम पार्टनर और यू आर ट्राइंग टू रेज अ VC और यू आर ट्राइंग फॉर IPOs और एनी शेयर्स टाइप ऑफ थिंग, तो वहां पे आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। जो भी सेल्स है, जो भी परचेज है या फिर आपकी जो भी गुडविल है, वो सारी जीरो हो जाएगी और देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो देयरफॉर इट इज important कि you have to take the decisions on the very earlier basis that whether you are going to incorporate a private limited company or a limited liability partnership or a 1% company. सो फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप की बात करें ना, जैसे हमारा जो वेबिनार है उसकी जो हेडिंग है वो है स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं इंक्लूडेड है। स्टार्टअप्स क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे कि स्टार्टअप, हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टअप है। गवर्नमेंट के हिसाब से स्टार्टअप्स क्या है कि अगर आप एक ऐसा इनोवेटिव बिजनेस कर रहे हो जहां पे या तो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं या फिर आपके आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा बल्क में, तो उस केस में आपको स्टार्टअप कहा जाता है। हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। आप कहो कि मैं सोचता हूँ, मेरे माइंड में एक आइडिया है कि गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक स्टार्टअप, ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक कि क्या उसमें कोई उसकी कोई एग्जिस्टिंग, अगर उसमें लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा बल्क में और कई सालों से कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप नहीं है।
जोमेटो ने जब स्टार्ट किया तो वो एक स्टार्टअप था, क्योंकि एक नया बिजनेस आइडिया था लोगों को घर तक फूड डिलीवरी करने का। जब स्विगी आया तो वो भी एक स्टार्टअप था, बिकॉज जोमेटो की उस टाइम पे मोनोपोली थी। अब जब स्विगी आया तो उसको भी स्टार्टअप इसलिए माना गया बिकॉज दोनों मिलकर कैटर कर रहे हैं, बट है अभी भी एक इनोवेटिव बिजनेस में। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इफ यू आर थिंकिंग योर बिजनेस is you are looking for something like raising a government funds और जहाँ पे आप exemption लेना चाहते हो इनकम टैक्स से, तो you have to first confirm if your idea is a startup or not. So that is important, and once it is done, so now you have to think about whether you want to incorporate a private limited company, public limited company, liability or one person. So यहाँ पे हम एक चीज जो मिस आउट कर गए वो है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, मल्टीपल अगर आपके पास पार्टनर्स हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, और ये पार्टनरशिप फर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू होती है, तो इसकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। इसका बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट ये है कि इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट कम है, इसमें मैंडेटरी ऑडिट नहीं होती। कंपनी के केस में क्या होता है, यू हैव टू गो फॉर मैंडेटरी ऑडिट्स, बट यहाँ पे आपकी मैंडेटरी ऑडिट नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उन लोगों के लिए अच्छी है जहां पे दो पार्टनर्स हैं, आप ज्यादा फंडिंग नहीं रेज करना चाहते, बट आपके पार्टनर्स एक तो फिक्स्ड हैं और उसके बाद आप ज्यादा कंप्लाइंसेस के चक्करों में भी नहीं पड़ना चाहते। फॉर दैट केस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गुड। सो हाँ, अब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर कौन कौन सी एंटिटी है इनमें से जिनको बोला जाता है कि स्टार्टअप्स में इनको एलिजिबिलिटी है कि वो स्टार्टअप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि ये एमसीए के साथ रजिस्टर्ड है, एमसीए में इसकी सारी ऑनलाइन प्रेजेंस है। एक तो एमसीए का ये वाला पार्ट आ गया। एमसीए का जो दूसरा पार्ट होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप की रिकॉग्निशन की। इसके अलावा जो वन पर्सन कंपनी है उसको भी एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप रजिस्टर की। और इन सब के अलावा जो एक चीज और आ जाती है वो है पार्टनरशिप फर्म, इसको भी एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होने की। सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ अब स्टार्टअप्स के जो बेनिफिट होते हैं वो अवेल नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट देती है, दैट इज कि 3 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स जो आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करते हो, वो चीजें, ऐसे बेनिफिट्स जो है सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं मिलते। So that's why it is important, you have to take the decision whether you want to incorporate a company, one person company, private limited company, public limited company or a partnership firm. तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है ये बहुत छोटा सा डिस्कशन था, एक बहुत क्विक ओवरव्यू था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी ऐसी चीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सो अब हम जो बात करेंगे आगे वो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस की। हमारा जो बेसिक वेबिनार का पर्पस है वो डिस्कस करना है एडवांस चीजों के बारे में जहां पे स्टार्टअप लैग करती है। क्या होता है कि जब फंडिंग्स के लिए जाते हैं स्टार्टअप्स, व्हेन स्टार्टअप इज लुकिंग फॉर द फंडिंग्स, तो समहाउ दे आर नॉट हैविंग, उनके कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस मिसिंग होते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, या उनके कुछ रेशियोज ऐसे मेंटेन नहीं होते हैं जहां पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जो भी उस आपके स्टार्टअप में पैसे लगाना चाहेगा, the one who is looking for investing in your startup will obviously look whether you are complying with the government compliances or not, because if you are, अगर आप गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट के साथ चीट कर रहे हो, तो उसके साथ क्यों नहीं चीट करोगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, that you have to be compliant with your related to income tax or GST. So compliance is very important. सो अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि टैक्सेशन में ऐसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो स्टार्टअप को अपने लिए ध्यान रखनी चाहिए।
सो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा दैट इज इनकम टैक्स जीएसटी आरओसी कंप्लायंसेस. हियर वी आर गोइंग टू हैव अ ओवरव्यू ऑफ द कंप्लायंसेस. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दीज कंप्लायंसेस. देखो ये पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंसल्टेंसी फर्म टू get these things complied, but you should be aware that what if you are lacking somewhere, ultimately you will be in the loss at the time when you are going for any fundraising or any such things. So that's why it is very important that you should know why what kind of provisions are important. होता क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ऑब्वियसली या किसी भी कंसल्टेंसी फर्म के पास नॉलेज है, बट जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है दैट इज कि आपको किसको कितनी पेमेंट करनी है, किसके कैसे टीडीएस काटने हैं, वो तो आपको ही पता है. उसके लिए अगर आप बार बार किसी सीए को परेशान करोगे या किसी फर्म को अगर आप बोलोगे तो वो ऑब्वियसली परेशान होगा. तो कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि इनकम टैक्स में ऐसे कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं जिसका आपको खुद से ख्याल रखना है. इसी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कंप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर टर्नओवर बेस्ड अगर देखा जाए इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस के लिए, सो इफ अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो आप एलिजिबल हो सेक्शन 44 एडी 44 एडीए के बिजनेस के में आप इसमें रिटर्न फाइल कर सकते हो. इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो लोग स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनका 1 करोड़ तक का ही जिनका रेवेन्यू होता है, टर्नओवर होता है, वो इस सेक्शन को यूजुअली करते ही हैं. ये सबसे ज्यादा फेमस सेक्शन है बिकॉज ज्यादातर इंडिया में लोगों की आईटीआर फाइल होती है आईटीआर 4, एंड आईटीआर 4 इज फॉर दिस सेक्शन. अगर आप सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपने आईटीआर 4 भरी हो. इसका अगर रिवर्स बोल दें, अगर आपने आईटीआर 4 भरी है तो आपने सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए को ऑप्ट करा है. बहुत सिंपल होता है. क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपकी 1 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है तो जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है आप उस प्रॉफिट को अप टू मतलब टर्नओवर का अप टू 8% या 6% आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट है. आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, कोई खर्चों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है. सो ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं. और सबसे ज्यादा इसका जो है डिसएडवांटेज भी है. क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की जो टर्नओवर है वो 1 CR है या 99 lakhs रुपीस है, और फिर हुआ क्या कि उसने क्या किया कि अब उसके प्रॉफिट थे फॉर एग्जाम्पल 70% प्रॉफिट थे, 70 लाख रुपए उसने जो है कमाया पूरे साल में. अब क्या करता है वो अपनी आईटीआर को फाइल कर देता है 44 एडी में. ठीक है, मतलब वहां पे उसको कह देता है कि मेरा 8% जो है ना वो मेरा प्रॉफिट है, मतलब 99 लाख रुपए का मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए उसका प्रॉफिट बनता है, बट एक्चुअल में उसका प्रॉफिट था कितना, 70 लाख रुपए. तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको मैंडेटरी ये नहीं बोला गया है कि आप उसको 8% नहीं क्लेम करो. यू कैन ऑल्सो, मतलब आपको मिनिमम 8% क्लेम करना है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, बट लेकिन जो आपको एक्चुअल है वो आपको दिखाना पड़ेगा. तो कई सारे स्टार्टअप, कई सारे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो यहाँ पे इस सेक्शन को अवेल कर लेते हैं और प्रॉफिट दिखाते हैं बहुत कम. अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ गलत किया है? कैसे पता लगता है? क्योंकि बैंक में आपका जो पैसा आया है वो तो 70 लाख आया था ना, आप कह रहे हो कि मेरी 8 लाख रुपए इनकम है. तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों है? गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कमाओ कितना भी और टैक्स दो सिर्फ 8 लाख पे, तो ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप एक न्यूली जो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स नहीं मतलब आप न्यूली एंटरप्रेन्योर है, और वहां पे अगर आप 44 एडी भर रहे हो या 44 एडीए भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने उस सेक्शन, आपने अपने बिजनेस के लिए अच्छे से अकाउंटिंग नहीं करी. सो इसका जो कंक्लूजन है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो क्या है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जहाँ पे आप फ्यूचर में ये बताना चाहते हो कि हाँ मैंने अपने बिजनेस से ये काम किया और आप आओ और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो आप आईटीआर 4 मत फाइल करो, आप आईटीआर 3 फाइल करो.
क्योंकि ITR 4 ज्यादातर वही लोग फाइल करते हैं जिनके बिजनेस में स्ट्रांगनेस नहीं होती। तो इसीलिए आप अपनी रिटर्न जो है ITR 3 फाइल कराओ, ITR 4 मत फाइल। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी में थ्रेशोल्ड की लिमिट है 20 लाख रुपए तक की सर्विस के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, और 40 लाख रुपए अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रेगुलरली सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे डोंट कंप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रिसेंटली कर्नाटका में क्या हुआ कि दे आर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, द शॉपकीपर्स जो है, जो छोटे वेंडर्स जो है, स्मॉल वेंडर्स हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट्स को डिजिटली। अब होता क्या है कि उन्होंने डिजिटली जब पेमेंट एक्सेप्ट करी तो ईयरली जो कंप्लाइंस थे 20 लाख, ईयरली जो लिमिट थी 20 लाख रुपए की गुड्स के केस में और सर्विस के केस में, वो इंक्रीज हो रही है। जब वो इंक्रीज होती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उनको नोटिस भेजता है कि आपने जीएसटी, आपकी टर्नओवर जो है वो 20 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है और आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और साथ में आपको जो है इसके ऊपर टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस सो यू मस्ट नो व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके से है जहां पे आपको सामने वाले कस्टमर से पैसे नहीं रिसीव होंगे जीएसटी के, तो फिर आपको अपनी कॉस्टिंग को उस हिसाब से ही लेके चलना पड़ेगा। एंड ऐसे बिजनेस है जहां पे आप ज्यादा डील कर रहे हो B2B क्लाइंट से, तो वहां पे आपको अपना जो इनवॉइस है वो विद जीएसटी आपको रेस करना पड़ेगा, सो दैट आपके कंप्लाइंस जो है एज पर जीएसटी रहे। होता क्या है कि ना कई सारे लोग क्या करते हैं, व्हेन दे आर गोइंग फॉर बिजनेस लोन्स और फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट या कहीं से भी फंड रेजिंग करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे जो टर्नओवर थी, मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा पहला साल था उसमें मेरी टर्नओवर 50 लाख थी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में, जो भी पर्सन है, चाहे वो बैंक हो या फिर आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हो या एंजल इन्वेस्टर्स हो, वो क्या कहते हैं, इसका मतलब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले ही रखा होगा ना, अगर आप कहते हो 50 लाख की टर्नओवर थी तो। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था ही नहीं तो फिर आपकी 50-20 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर होनी नहीं चाहिए थी। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इफ यू आर स्टार्टअप यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट फॉर द जीएसटी, एंड यू हैव टू, अगर आपने एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे 20 लाख अभी तक टच नहीं हुआ है बट होने वाला है, तो आपको अपने लिमिट्स का कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे वो 20 टच होए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। जो एक जीएसटी में कंपलसरी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट एज पर जो टर्नओवर चलती है वो ये है कि एनुअल कंप्लाइंस आपको करवानी पड़ती है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको GSTR 9 फाइल करवाना पड़ेगा, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 9 तो होगा ही होगा, आपको 9C भी फाइल करवानी पड़ेगी। नाउ if you are having GST and you have turnover of more than 5 CR, so you have to make sure that your GSTR 9 and GSTR 9C is also filed. So monthly compliances will be there, like GSTR 1 and GSTR 3B is mandatory. One is for what? One is for sales and 3B is for doing the payment of taxes to the government after adjusting the input credit on the purchase. So that's why now we हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है कि आपको इनकम टैक्स में आपको यूजुअली अगर आप 44AD और 44ADA का यूज ना करके आप नॉर्मली आप अपनी ITR 3 भरवाओ, क्योंकि अगर आप एक बार 44AD या 44ADA का यूसेज कर लेते हो, आप एक बार ITR 4 भर देते हो, तो आपके ऊपर एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको अगले 5 सालों तक आपको ये सेक्शन को अवेल करना पड़ेगा। आप 5 साल से पहले इस सेक्शन से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हो तो आपको फिर कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1 CR से अगर आपकी ऊपर होती है टर्नओवर तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। बट इसमें गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आपकी 95% जो रिसिप्ट्स हैं अगर वो डिजिटली होते हैं, मतलब आपको सारा पैसा डिजिटली आता है, साथ में जो जाता है वो भी डिजिटल है, अप टू 95% है, तो वो आपकी टर्नओवर, तो वो आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 CR हो जाती है 1 CR के बजाय।
और 10 CR के ऊपर तो हर किसी को मैंडेटरी है कि आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो ये टर्नओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप कभी बैंक्स में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, जैसे ही आप टर्नओवर बोलते हो सामने वाले को पता होता है कि हाँ इसमें क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, और फिर वो आपसे जब क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, या तो आपने झूठ बोला या तो फिर आपने नॉन कंप्लायंस करी। दोनों के केस में फिर वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो लूज कर देते हैं, एंड यू हैव टू सफर फॉर दैट। आरओसी की कंप्लायंसेस जो है इम्पोर्टेंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, एलएलपी के लिए और 1% कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एनुअल कंप्लायंसेस होती हैं और इन कंप्लायंस की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। अगर आप इन 3 एंटिटीज को सेलेक्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब इस बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो या फिर यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी है जो अराउंड फीस लेते हैं आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे 20,000 रुपए या 15,000 रुपए, या एज द केस में भी। बट आपको ये भी ध्यान रखना है इनकॉर्पोरेशन होने के बाद इसके हर साल के भी एक्सपेंस होते हैं, तो वो आपको मनी मेकअप माइंड मेकअप करना है कि हाँ ठीक है कि इसके हर साल जो एक्सपेंस होंगे वो भी आप बियर कर पाओगे, और वो बियर मिनिमम हर सीए मुझे लगता है 15 से 20,000 रुपए तो लेता ही है। तो कंप्लायंसेस की कॉस्ट के बारे में भी आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप एंटिटी का सिलेक्शन कर रहे हो तो। नाउ कुछ बहुत फेमस इनकम टैक्स की जो है सेक्शंस को लेके चल रहे हैं हम, जो स्टार्टअप से ही रिलेटेड है। वन इज द एमएसएमई पेमेंट डिसअलोइंग, सेक्शन 44 43 बी। ये क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसी एंटिटी के साथ बिजनेस कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या फिर वो सर्विस सेक्टर में है, तो उस केस में क्या होता है, यू हैव टू मेक देयर पेमेंट्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अगर आपका और उनके साथ में एग्रीमेंट है तो उस केस में जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज तक ही है, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो ही। अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा है 30 डेज तो 30 डेज, अगर एग्रीमेंट है अगर उसमें लिखा है 60 डेज तो फिर लिमिट क्या होती है 45 डेज होगी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे ये जो सेक्शन लाया गया है वो उसका रीजन क्या है कि जो एमएसएमई है जिन्होंने अपने आप को जिन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनकी पेमेंट टाइम से होनी चाहिए। अगर आप उनकी पेमेंट टाइम से उनकी पेमेंट टाइम से नहीं करते हो तो उस केस में होता क्या है कि उनका जो भी एक्सपेंस था, चाहे वो सैलरी का नहीं सॉरी, उसका जो भी परचेज का एक्सपेंस था कि आपने उनसे माल खरीदा था या फिर उनको किसी कंसल्टेंट से आपने सर्विसेज ली थी अपने बिजनेस की कंसल्टेंसी की, तो उस केस में वो सारा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है और हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाता है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी फंड रेजिंग एंटिटी के पास जाते हो, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो या बैंक हो, तो वो ये देखते हैं कि आपने कहीं ऐसी चीजों का नॉन कंप्लायंस ना किया हो कि जहां पे सामने वाला पर्सन एमएसएमई में रजिस्टर्ड था और आपकी पेमेंट ड्यू है इस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हो, जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनसे भी आप माल खरीदते हो, जिनसे भी आप स्टॉक खरीदते हो, तो वो अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनकी पेमेंट टाइम से करनी है। अगर आप टाइम से नहीं करते हो तो उनका खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि दिस इज द वेरी न्यू सेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस सेक्शन, एंड the process for this section is also very important because first of all you have to make sure that the person from whom you are buying the goods is he registered with the MSME or not, and for that you have to take a declaration from them that yes or no if they are registered with the MSME or not. So this is the very important section जहाँ पे आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। जब आप वेंडर का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप उससे पूछते हो कि भैया तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो फिर ठीक है कि मुझे भी ध्यान रहेगा कि हाँ मुझे तेरी पेमेंट टाइम से करनी है। अगर तू एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर चलो ठीक है कि हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड हो, 4 महीने का या 6 महीने का हो, उसका हम ध्यान रखेंगे। बट अगर तू एमएसएमई में है रजिस्टर्ड तो मुझे तेरी पेमेंट भी ध्यान टाइम से करनी है।
तो कई बार होता क्या है कि आप एमएसएमई में जब रजिस्टर्ड हो जाते हो तो सामने वाली पार्टी आपसे पूछती है, तो कहीं ना कहीं वो क्योंकि होता क्या है कि उसको तो चाहिए कि 6 महीने का टाइम लिमिट होना चाहिए, और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तो कहीं ना कहीं वो डिसअलाउ करते हैं कि नहीं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, या तो फिर आप डिक्लेरेशन मत दो कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, जहाँ पे आपके वेंडर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पे आप डिक्लेरेशन दो कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप उनके साथ काम कर पाओगे। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो फिर उनको भी आपकी पेमेंट टाइम से करनी है, इस वजह से वो भी इन चीजों का ध्यान रखें। नाउ सेक्शन 44 एडीए प्रोफेशनल्स के लिए, ये जो सेक्शन 44 एडीए है, काफी सारे लोग जो है प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पे गलत समझ लेते हैं। जैसे टीचिंग एक प्रोफेशनल है, बट दिस टीचिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेक्शन ऑफ 44 एडीए, प्रोफेशनल्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप 44 एडीए का यूसेज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। इसमें प्रोफेशनल्स में सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, आईटी इंजीनियर्स, ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपकी आईडीआर 4 जाती है एंड यू आर फाइलिंग अंडर सेक्शन 44 एडीए, तो आप अपनी रिसिप्ट्स का 50% इनकम दिखा सकते हो। अगर आपको 50% से नीचे इनकम दिखानी है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप 44 एडीए ऑप्ट करते हो, आप प्रोफेशनल हो, 44 एडीए ऑप्ट कर रहे हो, किसी साल आपका जो रेवेन्यू हुआ है वो फॉर एग्जांपल हुआ मान लीजिए 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज नहीं मानते, अगर मानते 15 लाख रुपीज आपका रेवेन्यू हुआ था, 7.5 लाख तक जो है आप क्लेम करा आपने कि ये मेरी इनकम है, और जो 7.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है वो आपने पे कर दिया, तो आपने रेशियो कितना रखा, 50%। अब क्या हुआ, अगले साल जब आए, अब अगले साल जब आए तो हुआ क्या कि आपकी जो रेवेन्यू थी वो 50 लाख हो गई। तो अगर अब आप 50% रखते हो तो आपको 25 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। अगर आपको उसके नीचे लेके जाना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टैक्स ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैंने फिर से मैं उसी पॉइंट को रिपीट करूंगा कि इफ यू आर अर्निंग 30 lakh rupees and out of turnover of 50 lakh rupees, then you have to make sure that you are paying taxes on 30 lakh rupees. Otherwise, what will happen if you are paying taxes on 25 lakh rupees, then government will definitely ask you that in your bank statement is already reflecting that yes, you have made a capital increase of what's it 35 lakh rupees. So they will now assume that your profit is 35 instead of 25. So this 50% is not a benefit. It's only benefit for only it's giving benefit that if you think that your income is up to 50%, then you do not have to make the books of accounts. You do not have to keep the records of expenses and all. But that should be clearly in line with your bank statement. बैंक स्टेटमेंट में आपका ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपने 50% कमाया है, उससे ज्यादा नहीं कमाया है। तो क्या करो आप, या तो फिर बैंक से आप खर्चे, मतलब आपके जो भी खर्चे हो वो सारे बैंक से ही करो, और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कैश के एक्सपेंसेस होते हैं तो आप कैश से नहीं, कैश आप विड्रॉ करो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉर दोज आईटी प्रोफेशनल्स जिनका टीडीएस कटता है 10%, वो प्रोफेशनल्स माने जाते हैं, और उस केस में यू हैव टू you can opt for 44 ADA, and you have to make sure if you are claiming 50% of the turnover as your income, then that should be in line with your bank statement. Okay, it should not be like you are earning 50, whole 50 is your income, but you are giving taxes on 20. So that is the important point that I thought to discuss here. Okay, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35D। होता क्या है, स्टार्टअप्स के लिए शुरुआत में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कंसल्टेंसी एक्सपेंस या लीगल एक्सपेंस या ड्राफ्टिंग के एक्सपेंस होते हैं, जो कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हो रहे हैं, बट खर्चा किसका है, बिजनेस का है। तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं, और इनकम टैक्स में उसको 5 साल में अमोर्टाइज कर सकते हैं, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइंड है नए बिजनेसेस के लिए, उनके लिए। अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% के लिए लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बताना क्या जरूरी है, यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि आपके बिजनेस के स्टार्टिंग में
जो भी एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो सीए से रिलेटेड हो या एडवोकेट से रिलेटेड हो, या फिर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया जहाँ पे आप कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे बट लेकिन वो कंपनी स्टार्ट होने से पहले था, तो आपके पास उसके प्रॉपर बिल्स होने चाहिए, उसके इनवॉइस होने चाहिए, ताकि आप उसको बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसको क्लेम कर सको। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 80 JJAA, ये उन स्टार्टअप्स बिजनेस के लिए हैं जो नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। वहां पे होता क्या है कि वो अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट का 30% एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं, और वो डिडक्शन अलाउ होता है 3 साल के लिए। ये उन लोगों के लिए जहाँ पे आपके लेबर मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज जहाँ पे जिनकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से कम है, और मिनिमम 240 लोग आपके अगर स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं जो एज ए एम्प्लॉय है, तो आप उसकी 30% एडिशनल कॉस्ट आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत ज्यादा लोग जिसका वायलेट करते हैं वो 269SS और ST। ये क्या कहता है कि अगर आप लोन और डिपॉजिट्स आप 20 लाख रुपए से 20,000 रुपए से ऊपर कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 269SS। और जब आप सेल कर रहे हो तो 2 लाख रुपए से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते किसी पर्सन को एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए सिंगल डे पे कैश में। आप एक इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो वेयर यू आर रिसीविंग, फॉर एग्जांपल आपके 3 दिन आपने जो है 1-1 लाख रुपए रिसीव करे, तो कहीं ना कहीं वो इवेंट वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन थी, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट थी वो 2 लाख रुपए की ही कैश की थी, तो आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा उसको कैश में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप सेल कर रहे हो फॉर अ स्टार्टअप, इट इज मीन्स इफ यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट इन विच देर इज हाई टिकट वैल्यू है, 5 लाख 6 लाख या फिर 7 लाख रुपए उसकी वैल्यू, तो आपको कैश में रिसीव नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर that you are receiving either through check or a banking transactions or an NEFT or IMPS as the case में भी जहाँ पे भी वो बेनिफिशियल है। सो अगर आप इस सेक्शन का वॉयलेट करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी आती है 100% ऑफ अमाउंट रिसीव। 2 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की आपने सेल कैश में कर दी तो आपके ऊपर 3 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगती है। तो आपके उसमें ऐसे अगर बड़े बड़े पेनल्टीज अगर होंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे या फिर जो बैंक या कोई भी जो लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर फंडिंग आपको दे रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी ऐसे जो है ट्रांजेक्शन्स में पेनल्टी या तो लग चुकी होगी या फिर लगने वाली होगी। तो मेक श्योर कि आप कैश में डीलिंग एक बहुत प्रिस्क्राइब लिमिट तक ही करोगे। उसके अलावा जो बिजनेस के डेली के खर्चे हैं, जैसे कि आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, उसमें जो लिमिट है वो 10,000 है। आप किसी भी एक्सपेंस के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं दे सकते। अगर आप कैश में देते हैं तो वो आपका डिसअलाउ हो जाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि कैश एक बहुत लिमिटेड ही जो है लिमिट ही यूज कर सकते हो उस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ओके, now coming on to compulsory GST registration, if you are अगर आपके पहली बात तो अगर आपके सर्विसेज 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर 20 लाख रुपए के गुड्स से ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। जो 40 लाख रुपए गुड्स के केस में है वो सिर्फ उसी केस में जहां एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है, जहां पे सर्विस 1 रुपए की भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर सर्विस के साथ गुड्स है तो उसकी लिमिट 20 लाख ही है, 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। सो दैट इज थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर। अगर आपके 20 लाख रुपए से ज्यादा थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है, या तो आप एंटिटी स्विच कर दो। अगर आप एक कंपनी में पैसा ले रहे हो, 20 लाख रुपए की लिमिट हो चुकी है, आप दूसरी कंपनी में लो, क्योंकि ये पैन बेस्ड है। तो आपको लिमिट्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपको तो 1-1 रुपए के साथ ही आपको जो है जीएसटी कलेक्शन और जीएसटी पेमेंट मैंडेटरी। जीएसटी में ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी वेंडर से आप परचेज कर रहे हो या फिर कोई भी खर्चा जिसका आपने जीएसटी आपको क्लेम करना है, सामने वाले ने बिल रेज करा है, आपको जीएसटी क्लेम करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट 5 थिंग्स आर कंप्लीटेड टू क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी। दैट इज फर्स्ट, पहली बात तो आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए।
दूसरा, आपके पास जो गुड्स और रिसीव गुड्स या सर्विस है वो आपको मिल गई होनी चाहिए, यू मस्ट हैव रिसीव द गुड और सर्विसेज। थर्ड, जो भी उसके रिलेटेड टैक्सेशन था वो उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। चौथा, फाइल जीएसटीआर 3B। आप उसको क्लेम कैसे करोगे? आप अपनी जो मंथली रिटर्न होती है उसको फाइल करने के बाद इस इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट दैट कि आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि मतलब सामने वाले पर्सन ने पे करा, पे करने के बाद आपकी जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, आप सिर्फ उतना ही क्लेम ले पाओगे, आप अपने हिसाब से ज्यादा क्लेम नहीं ले सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली है सिर्फ उसके ऊपर बात करें तो क्या है कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो तो आपको उसके इनवॉइस को, जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसकी एक अलग फाइल मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज इफ यू विल गेट द नोटिस इन एनी फ्यूचर ईयर देन दे विल डेफिनेटली आस्क वेयर आर द टैक्स इनवॉइसेस। टैक्स इनवॉइसेस वो आपसे मांगेंगे, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। यूजुअली होता क्या है कि आप क्या करते हैं, आप बिजनेस आप इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी फर्म को हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी ये सेल है, रिटर्न भरते जाओ, तो वो रिटर्न भरते जाते हैं। बट इसके इनवॉइसेस या तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए कि आप जो इनवॉइसेस दे रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि उनके पास जो भी आपने इनवॉइसेस दे रहे हो तो वो उनके पास अवेलेबल हो, और आपके पास उसकी हार्ड कॉपी की भी एक अलग फाइल होनी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर सिस्टम में या कहीं पे होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि 4 साल पहले या 3 साल पहले आपने ये गुड्स परचेज करा था, मेरे पास बिल खो गया। अगर खो गया तो आपको ये इनपुट वापस देना पड़ेगा, आप इसका इनपुट नहीं क्लेम कर सकते। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जहां जहां इनपुट अपने जीएसटी के इनपुट्स को क्लेम करते हो उसके इनवॉइसेस आपके पास एक प्रॉपर फाइल में मेंटेन होने चाहिए, या तो डिजिटली और या फिर हार्ड कॉपी में अलग से। ओके, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि फाइल जीएसटीआर 3B, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो रिटर्न्स होती हैं, इधर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, दैट शुड बी प्रॉपरली फाइल्ड, वो रेगुलरली फाइल होना चाहिए। होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, उनका बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन स्टार्ट नहीं होता है या फिर बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है तो जीएसटी की रिटर्न्स ड्यू हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपने इवन कुछ सेल नहीं भी किया है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न्स ऑन द जो भी उसका बेसिस था, क्वार्टरली था या मंथली था, आपको वो फाइल करना पड़ता है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हो तो होता क्या है कि आप उस पर्टिकुलर पैन पे या फिर आपने अगर अपने पैन पे लिया तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जिन्होंने 2017 में या 2018 में रजिस्ट्रेशन लिया था, नाउ दे वांट एंड ड्यू टू सम रीजन दे हैव मेड नॉन कंप्लायंसेस, तो नाउ दे वांट कि आई वांट टू रिज्यूम माय जीएसटी, बट व्हेन it is found that yes they have skipped all the GST returns, in that case they are not able to get the GST registration again or resume the registration, the same registration that they have got in 2017 और 18। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा इसमें सीखने वाली बात क्या है, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस स्टार्ट हो चाहे ना हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जीएसटी या तो फिर लो मत, और अगर आप ले रहे हो तो उसकी कंप्लाइंसेस पूरी हो। अगर आपका कंसल्टेंट जिसके पास भी आपने दे रखा है, अगर आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो तो मेक श्योर उससे आप जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लो, और निल रिटर्न फाइल कैसे करते हैं यूट्यूब से देख के या गूगल पे देख के अपने निल रिटर्न खुद से फाइल करते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी लेना है तो उसकी रिटर्न्स भरनी है, जो भी उसका मंथली या क्वार्टरली उसका वो होता है। ठीक है, जीएसटी में क्या होता है, कुछ चीजों का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं, जहां पे भी जाते हैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसका इनपुट क्लेम कर लो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप पर्सनल यूज में अगर आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे कि आप क्लोथिंग खरीद रहे हो तो अपने लिए खरीद रहे हो ना, अगर वो आपके बिजनेस से बिजनेस पर्पस में इन्वॉल्व नहीं है, आपका स्टॉक नहीं है या फिर डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है,
तो आप उसको उसके क्रेडिट को अपने उसमें क्लेम मत करो, ठीक है। दूसरा, मोटर व्हीकल, आप जो भी गाड़ी खरीदते हो या फिर अगर आप कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदते हो, यूजुअली लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे जीएसटी 28% लग रहा होता है, तो वो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। अब वो देने के बाद वो इनपुट क्लेम कहाँ हो जाता है, जीएसटी में, और वो सेल्स के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करते हैं। 4 साल के बाद नोटिस आता है कि आपने एक गाड़ी खरीदी थी और उसके ऊपर आपने इनपुट को क्लेम कर लिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। उस केस में आपको वो जो इनपुट आपने क्लेम किया वो भी आपको रिवर्स करना पड़ता है, साथ में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी पे करनी होती है। तो ऐसे जो ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा, जो पर्सनल यूज के लिए अगर आप किसी जीएसटी का क्लेम कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना है, या फिर अगर आपने क्लेम कर लिया तो उसका रिवर्सल कर देना है। मोटर व्हीकल, जो भी गाड़ियों से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको क्लेम नहीं करनी है। कहीं से किसी भी गुड्स को आपने फ्री सैंपल में दे दिया तो उसके इनपुट को भी आपको वापस करना पड़ेगा। कोई भी क्लब की मेंबरशिप या फिर आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस करा जो आपने एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड था, तो आपको उसका क्रेडिट क्लेम नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्रेडिट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो सेक्शन 17(5) में। तो कौन कौन से इनपुट्स का आपको क्लेम नहीं करना है वो आपको इस सेक्शन में मिल जाता है, और आपको एक बार उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इनपुट को क्लेम करने का मतलब जीएसटी के इनपुट को क्लेम करने का जो टाइम लिमिट होता है वो उस साल के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर आता है, अब तो ये डेट जो है अक्टूबर हो गई है, अक्टूबर जब आता है वहां तक आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अक्टूबर के रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हो, जो कि फाइल कब होती है, अक्टूबर की रिटर्न जब नवंबर में फाइल होती है वहां तक आप इसके इनपुट को क्लेम कर सकते हो। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि अगर आपने कोई परचेज किया था और उसके बाद अपनी रिटर्न्स फाइल ही नहीं करी, 1 साल हो गया फाइल नहीं करी, तो इसका मतलब जो परचेज किया था उसका भी इनपुट आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ड्यू डेट थी उस को फाइल उसको क्लेम करने की वो थी अप टू द अक्टूबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई बड़े बिल्स हैं जहां पे आपने ज्यादा परचेज करी है तो उसके इनपुट तो आप हैंड टू हैंड क्लेम कर ही लो, उसके लिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जीएसटी में रिटर्न्स कौन कौन सी होती हैं उसको समझेंगे। GSTR 1 जो कि 12 या 11 या फिर 13 तारीख को फाइल होती है, और उसमें आपकी जो भी सप्लाई होती है, सेल्स होती है, वो आपकी GSTR 1 में जाती है। GSTR 3 भी कौन सी रिटर्न होती है कि आपको पेमेंट जब करनी होती है, जब आप सेल्स में से अपने परचेज इनपुट को माइनस करते हैं, नाउ यू हैव टू पे थ्रू GSTR 3 भी फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। GSTR 9C and 9 and 9C that I told, 9 is applicable if you are having turnover of more than 2 CR, and 9C is applicable on if you are having the turnover of more than 5 CR. So that's why it is important. If you are having turnover, big turnover, then you have to make sure that your GSTR 9 and 9C is duly filed. One more thing is important. If your turnover is more than 5 CR, then you have to make sure that कि जो भी आपके बिल्स कट रहे हैं वो आफ्टर ई इनवॉइसिंग हो रही है, उनकी इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए। कि अगर आपका टर्नओवर 5 CR को क्रॉस कर गया है तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जीएसटी पोर्टल की भी यूटिलिटीज है जहां पे आप अपने इनवॉइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली रेज कर सकते हो। तो आपको ये मैंडेटरी हो जाता है 5 करोड़ की टर्नओवर के बाद कि आपके जो भी इनवॉइस कटे, जो भी आप इनवॉइसिंग करो वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस कि वो जीएसटी पोर्टल से लिंकेज होता है उसका। जब भी आप इनवॉइस रेज करते हो तो जीएसटी पोर्टल पे एक तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन जाती है कि हाँ आपने इस पैन ने कितना इनवॉइस जो है रेज करा है। तो ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जहाँ पे टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? B2B और एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस के केस में, B2C ट्रांजेक्शन में नहीं होता है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली फाइलिंग, मंथली पेमेंट स्कीम क्या होती है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आप हर महीने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बजाय उसको ऑप्ट कर सकते हो कि मैं 3 महीने में ही एक बार फाइल करूंगा। तो होता क्या है कि आपको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करनी है, पर पेमेंट मंथली है। इसका मतलब कि आपके पहले महीने में भी सेल्स थी, दूसरे महीने में भी सेल्स थी, तीसरे महीने में भी सेल्स है, तो आपको पहले महीने का जो पेमेंट है आपको पहले महीने के एंड में करना है, भले ही उसकी रिटर्न आप 3 महीने के बाद फाइल कर रहे हो। तो
अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको इसके ऊपर जो भी टैक्सेस, जो भी इंटरेस्ट बनता है 18% के हिसाब से, वो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिटर्न क्वार्टरली में ऑप्टेड है और अगर आपकी सेल्स होती है हर महीने, तो आपको उसकी पेमेंट जो है जीएसटी की, वो टाइम टू टाइम हर मंथली आपको 25 तारीख तक करनी है। जब आपने सेल किया तो आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट को उसके टैक्सेस पे करने हैं, पर कुछ सर्विसेज या गुड्स ऐसे हैं जहां पे आपने परचेज किया तो उसका टैक्सेस आपको पे करना होता है। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे ज्यादातर सर्विसेज आती है। कौन सी? जीटीए की। अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू अगर आपने माल सब सेल किया है और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 5% में उसने अपने आप को ऑप्ट करा हुआ है, तो उसका जो 5% जो जीएसटी है ना, वो उसको, क्योंकि आपने उसको पे नहीं करा है, वो उसको पे करना भी नहीं है, वो आपको पे करना है और मेक श्योर करना है कि आप उसका जो है टैक्सेस पे कर दोगे। तो आपने भले ही उसको परचेज किया बट उसकी पेमेंट आपको ही करनी है। दूसरा, एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के रिगार्डिंग अगर आपने अपने बिजनेस की कोई भी कंसल्टेंसी लिया या उनकी रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज अगर ली है, तो एडवोकेट लायबल नहीं है जीएसटी की पेमेंट के लिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। सिक्योरिटी सर्विसेज अगर आपने ले रखी है तो रिवर्स चार्ज में आपको पेमेंट करनी है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आपने बिजनेस यूज के लिए ले रखा है तो भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। क्या करते हैं कई लोग कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो रेंट एग्रीमेंट बना देते हैं और उसके ऊपर जीएसटी ले लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि मंथली जो रेंटल अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। अब होता क्या है, जब जीएसटी ऑडिट होती है तो फिर ये आप दिखाते हो कि हाँ मेरा जो प्रेमिसेस है उसके रिगार्डिंग रेंट एग्रीमेंट। तो जब सामने वाला जो पर्सन था उसने आपके जब आपको ये प्रॉपर्टी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी, तो उसने आपसे जो है क्योंकि उसने वो जीएसटी रजिस्टर्ड तो था नहीं, तो उसने जीएसटी आपसे क्लेम भी नहीं किया। बट अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको रिवर्स चार्ज में ये इसके ऊपर टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो और रेंटल में आप कहते हो कि हाँ ये मेरा रेंटल अमाउंट है, और जहां पे आपने 15,000 10,000 रुपए दिखा रखा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट दिखा रखी है, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी आ सकती है कि आपने फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेस क्यों नहीं पे करे, अगर आप हर महीने कहते हो कि मैं 10-15,000 रुपए पे करता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और रेंटल दिखा रहे हो और रेंट एग्रीमेंट खुद से बना रहे हो, तो आप इंश्योर करो कि वो रेंटल अमाउंट 10,000 ना, इतना ज्यादा ना हो, 1,000 1,500 2,000 का ही हो, ताकि अगर उसके ऊपर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना भी पड़े तो वो अमाउंट ज्यादा ना बने, क्योंकि जब वो अमाउंट बनेगा तो साथ में उसका इंटरेस्ट भी आएगा और साथ में उसकी पेनल्टीज भी लगती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का अगर इनवॉइस है तो 18% जीएसटी भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। पर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि अगर आप कुछ कंडीशंस इसकी फुलफिल कर रहे हो, टर्नओवर आपकी ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ तक ही है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको क्या है, जो लोगों से आपको पैसा, अपने कस्टमर से पैसा इकट्ठा नहीं करना है, आपको 1% जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। बट ये बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जीएसटी में ज्यादातर लोग जीएसटी इसलिए लेते हैं ताकि वो ई कॉमर्स पे सेल कर सके या फिर जो है आउट ऑफ जो स्टेट है सप्लाई कर सके। तो कॉम्पोजिशन स्कीम की जो कंडीशंस है वो ये है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई ना करो, आप किसी और स्टेट में सप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका सामने वाला पर्सन उस जीएसटी के इनपुट को क्लेम नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हो। ये वहां इंपॉर्टेंट आ जाती है जहां पे एक लोकल शॉप में एक शॉप है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही अपनी सप्लाई करता है, होलसेल का बिजनेस है, उसका ट्रांजेक्शन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, छोटी शॉप है। अब वो जीएसटी की सारी कंप्लायंस नहीं करना चाहता, 20 लाख रुपए से ज्यादा की सेल हो रही है पर 1.5 करोड़ तक की है, तो क्योंकि वो 18% अगर वो क्लेम करेगा तो या तो वो खुद नुकसान में रहेगा या फिर वो उसके ग्राहक कम हो जाएंगे। उस केस में वो ऑप्ट कर सकता है कि 1% ही टैक्सेस पे करे और उसको और भी कोई कंप्लायंस करने की या और टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे केस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है जो कि बहुत कम लोग ही इसको यूज करते हैं।
अब हम कुछ सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो टीडीएस से रिलेटेड है। क्या होता है कि जब भी आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी या ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आपके हर पेमेंट के ऊपर उसके नेचर को लेके टीडीएस की कंप्लायंसेस आ जाती है। आप स्टार्ट करा आपने बिजनेस अपना, आपने इनकॉर्पोरेट करी अपनी जो भी एंटिटी थी, फिर उसके बाद आपने सीए से कोई बात नहीं करी, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको उन्होंने भी आपको कहा कि 1 साल के बाद इसके सारे कंप्लायंसेस होंगे। तो व्हाट यू हैव डन, you have opened the bank account and started the transactions. Now it is very important to understand that there are transactions on the basis of nature. It is very important to comply for the TDS compliances. So TDS compliances क्या हैं, उसका एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप हर पेमेंट के अगेंस्ट आप अपने एडवाइजर को या फिर कंसल्टेंट को बार बार कॉल नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। इसमें क्या है कि अगर आप किसी को भी एक जो भी एग्जामिशन लिमिट है, अगर उससे ज्यादा अगर आप उसको सैलरी पे करते हो, फॉर एग्जांपल इस साल जो सैलरी की लिमिट है वो 12.5 लाख है। अगर 12.5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, भले ही आप इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, ओपीसी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 192 में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 194C, ये जो है स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि 194C यानी कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर डिडक्टिंग 2% और 1% एज द केस में भी ऑन देयर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज भी हो सकती हैं, अगर वो आईटी सर्विसेज हैं तो वो 194J में आती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको 194C के अंतर्गत अगर आपका 1 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन हैं तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 रुपए तक की है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी थ्रेशोल्ड से क्रॉस होता है तो अगर वो सामने वाला पर्सन कंपनी है या एलएलपी है या कोई भी है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा, तो 2% टीडीएस काटना है, अदरवाइज 1% टीडीएस काटना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई टीडीएस काटता है 1% और आप वो सबलेट करते हो आगे किसी को, कोई आपने आप आगे कोई कंसल्टेंट को आपने काम दे रखा है, तो आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि वो कंसल्टेंट हो सकता है कोई आईटी कंसल्टेंट हो, तो उसका 194J में टीडीएस कटेगा। और हो सकता है कि आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, इस वजह से वो 194C या 194J में 2% ही काट रहा होगा, बट आपको आगे 10% काटना पड़ेगा। तो नेचर जो ट्रांजेक्शन का है, जिस भी आप पेमेंट कर रहे हो, उस नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर के बेसिस पे ही पता चलता है कि आपको कितना टीडीएस काटना है और कौन से सेक्शन में उसको जमा करवाना है। तो उसके बाद 194J, जो कि आप ज्यादातर लोगों अगर यहाँ पे प्रोफेशनल से डील करते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो लॉयर हो, या कोई भी आईटी कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो, तो उस केस में 194J में 10% टीडीएस काटना होता है। अगर आईटी कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व हो तो आपको 2% टीडीएस काटना पड़ता है। यहाँ पे 2% यहाँ पे भी है, 2% यहाँ पे भी है, बट सेक्शन डिफरेंट है, और सेक्शन की वजह से ही आपको जो अपने टीडीएस रिटर्न्स होती है वहां पे ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है कि आप जो 2% टीडीएस काट रहे हो 194J का है, 194C का है। अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, अगर आपने कोई लैंड और मशीन रेंट पे ले रखी है या फिर प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे ले रखी है, तो आपको उसका टीडीएस काटना है 10% और 2% ऐसा केस में भी के हिसाब से, अगर उसकी एनुअल वैल्यू 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो रही है तो रेंट के ऊपर टीडीएस काटना है। कमीशन अगर किसी को 15,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप पे करते हो तो 5% टीडीएस 194H में काटना है कमीशन का। अगर आप किसी को नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी पेमेंट कर रहे हो, तो आपको ये देखना होता है कि आप इनकम कि आपका कितना रेट के हिसाब से टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, वो कैसे पता चलता है? इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन देख के, और जिस भी कंट्री के साथ अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका DTAA देख के। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप
किसी भी पर्सन को जो इंडिया से बाहर है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस का कंप्लायंस मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसका खर्चा ही डिसअलाउड हो जाता है, और आप जब भी उसका करोगे इन फ्यूचर तभी वो आपको खर्चा अलाउ होता है। बाकी सेक्शंस में क्या होता है कि अगर आप किसी और सेक्शन के टीडीएस का नॉन कंप्लायंस करते हो तो फिर सिर्फ 30% ही डिसअलाउ होता है उसका एक्सपेंस। बट सेक्शन 195 में अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट का टीडीएस नहीं काटते हो तो 100% डिसअलाउ हो जाता है। और दोनों के केस में चाहे वो 30 डिसअलाउ हो रहा है या फिर वो 100 डिसअलाउ होता है, वो मिलता कब है, जब आप उसका टीडीएस काट लोगे तब। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस के सेक्शंस में आपके खर्चे डिसअलाउ होंगे, इस वजह से आपको उसकी कंप्लायंस, उसके टीडीएस के कंप्लायंस को करना मैंडेटरी होता है। दो सेक्शन है यहाँ पे, एक जैसे दिखते हैं, एक सेक्शन 194Q और एक टीसीएस का सेक्शन होता है 206C। दोनों के केस में क्या होता है, अगर आप किसी से माल खरीद रहे हो 50 लाख रुपए से ऊपर का और आपकी टर्नओवर अगर 10 CR से अगर अबव है तो उस केस में 0.01% का जो है टीडीएस काटना पड़ता है। अगर आपकी टर्नओवर 10 CR को क्रॉस कर रही है और आपने परचेज किया है तो उस केस में जो सेलर है उसका आपको टीडीएस काटना है 50 लाख रुपए से ऊपर जो भी उसकी सप्लाई हो रही है उसके ऊपर। और अगर सामने वाले का टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है और आपको जो माल बेच रहा है वो 50 लाख रुपए से ऊपर है तो उस केस में उसको टीसीएस काटना होता है। अगर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ रही होती है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही होती। तो समरी में समझेंगे कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आपको ये देखना है कि सामने वाले का कहीं अगर 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर आपका जो है टर्नओवर 10 करोड़ से रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस या टीसीएस की कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। टीडीएस के रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या होती हैं कि आपको रिटर्न्स फाइल करनी होती है 31 जुलाई, मतलब जो भी महीना क्वार्टरली है, क्वार्टरली बेसिस में जब भी क्वार्टर एंड होता है वहां से 30 डेज का टाइम होता है और फोर्थ क्वार्टर में 60 डेज का टाइम मिलता है, 31 मई को होता है। तो आपको एक महीने के बाद उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है और टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ती है 7th, जब भी आपका मंथ वो कंप्लीट हो जाता है। जहां से आपने मतलब आपने फॉर एग्जांपल मई नहीं अप्रैल में किसी का अगर टीडीएस काटा है तो उस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है आपको 7 जून तक, अप्रैल मई तक सॉरी, मई में आपको 7 तारीख तक उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो टीडीएस के कंप्लायंसेस यहाँ पे इसलिए जरूरी। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस, जीएसटी के कंप्लायंसेस के बारे में पढ़ा। जीएसटी में क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं टर्नओवर को रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स में कब एप्लीकेशन आती है टैक्स ऑडिट की, उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के रिलेटेड। स्टार्टअप्स में अगर आपने स्टार्टअप्स के आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो तो यू मस्ट बी नोइंग देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट वन इज registering yourself as a startup with DPIIT. And second thing is too different, that is getting exemption of ATIAC exemption. स्टार्टअप डीपीपीआईटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिलता है, आप उसके इनकम टैक्स के बेनिफिट्स नहीं ले पाते। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स लेने के लिए अलग एग्जाम्पशन होती है, अलग एक फॉर्म होता है एटीआईएसी में, आपको एग्जाम्पशन लेनी पड़ती है। एटीआईएसी क्या होता है कि आप अपने उस एग्जाम्पशन से, मतलब आप स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन से 10 साल को चूज कर सकते हो। 10 में से आप स्टार्टिंग के आप 10 में से कोई भी 3 साल आप इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं पे करते। आपका स्टार्टअप स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल 2020 में, तो आप 2030 तक आप एटीआईएसी का एग्जाम्पशन ले सकते हो। आपने ले लिया, उसके बाद आप कोई भी 3 साल चूज कर सकते हो, बट वो 2020 से ही काउंट होता है। तो जो भी आप 3 साल का लोगे वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब अगर आपने 2023 को चूज किया है तो 23 के बाद 2024 भी होना चाहिए और 2025 भी होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि रैंडमली कोई भी जो है ईयर को सेलेक्ट कर लोगे और उसमें कह दोगे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पशन क्लेम करूंगा, नहीं।
आपको कॉन्जिक्यूटिवली 3 इयर्स के ही जो है टैक्सेशन का रिलीफ मिलता है, और वो आपको कौन से सेक्शन में मिलता है, 80 IAC में। इसके एग्जाम्पशन के लिए एप्लीकेशन डिफरेंट है और DPPIT रजिस्ट्रेशन लेना एक डिफरेंट पार्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि अगर हमने स्टार्टअप इंडिया में खुद को रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हमें इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं। होता क्या है कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हो या फिर 1% हो, चाहे वो LLP हो या OPC हो, वो लिस्ट ऑफ सर्विस में कोई भी कंसल्टेंट आपको कहता है कि मैं आपको MOA बना के दूंगा, AOA बना के दूंगा, पैन करवाऊंगा, टैन कराऊंगा, IEC सॉरी ESIC या फिर PF के रजिस्ट्रेशन करवा के दूंगा, और वो कहता है कि मैं स्टार्टअप इंडिया में भी आपको रजिस्टर करा के दूंगा। तो स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन एक बहुत बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जो कि आप जो कि आपको विद इन 2 डेज या 3 डेज में मिल जाता है। बट जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है 80 IAC, जो कि हर कोई नहीं करवाता है। तो जब आप 80 IAC लेते हो तो आपको ये जो है हर चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको आपके बिजनेस में क्या आपको वो जरूरत है भी, कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में जो इतना रेवेन्यू होगा जहाँ पे आपको इतना टैक्सेशन पे करना पड़ता है कि वो 80 IAC के जो कॉस्ट है उसको, मतलब उतना वो करेगा भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख की प्रॉफिट होगा, आपको लगता है शुरुआत में कि अभी कुछ बड़ी बात नहीं कह सकते, तो आपको शुरुआत में 80 IAC की एग्जाम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 80 IAC की एग्जाम्पशन लेना जो है वो हर किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली हो जाता है। वहां पे इतनी सारी चीजों को नहीं देखते हैं कि आपका ये नया आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो। ऐसा स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इतना नहीं देखते हैं। बट जब आप 80 IAC के एग्जाम्पशन के लिए जाते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी आप एक तो पहली बात आपकी कंपनी के प्रोफाइल में दम होना चाहिए, डायरेक्टर की जो पिच डेक होती है उसमें जो है दम होना चाहिए, और आपके बिजनेस के आइडिया में दम होना चाहिए, या फिर जो आप कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि मैं पास्ट 5 साल से कर रहा हूँ, तो 5 साल में आपने क्या किया था वो भी रिफ्लेक्ट करता है आपके 80 IAC के डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आप मिसगाइड ना हो। यू शुड नॉट बी मिसगाइड that if you are registered with the startup, then you are eligible to claim 3 years out of 10 years for getting the exemption. उसके लिए you have to take care you have to take care that your business is eligible for the startup, and you are eligible for getting the exemption. And you should also think कि अगर आपने ले भी लिया तो उसको यूज कहाँ पे करोगे, और क्या वो उतना वर्थ इट है कि आप इतनी मेहनत करके 80 IAC का एग्जाम्पशन ले रहे हो, 6 महीने भी लग जाते हैं, कॉस्ट भी लग जाती है। यूजुअली CA इसमें 20,000 25,000 30,000 या उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं। तो उस केस में क्या उसका वो वर्थ इट है भी क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया के तहत आप एक तो DPPIT का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जो आपने सर्टिफिकेट देखा होगा, 80 IAC की एग्जाम्पशन ले सकते हो। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है स्टार्ट किया था। और इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स या कॉपीराइट से रिलेटेड, इंटेंजिबल से रिलेटेड जहां भी फीसेस लगती हैं, मतलब गवर्नमेंट फीस है, वो स्टार्टअप के लिए बहुत कम है। तो वो वहीं से मिल जाती है जहाँ पे आपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर लिया होता है। तो 80 IAC की बेनिफिट जो है इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन के लिए है, और बाकी जो बेनिफिट्स है आपको स्टार्टअप इंडिया के साथ ही मिल जाती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप इंडिया में खुद को रजिस्टर करवाने के लिए? एक तो या तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या LLP होनी चाहिए, या OPC होनी चाहिए। आपके इंडिया में वो रजिस्टर होना चाहिए 10 साल के विद इन ही होना चाहिए। अगर आपने if you have incorporated a company and you were not knowing that yes, my company was eligible for startup, now it's been 5 years that you don't know about all these things, and if there is only if only 5 years has been passed, then you are eligible to apply for startup India registration, because the total mandatory limit for the startup registration is up to 10 years old. Okay. थर्ड थिंग, एनुअल टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड 100 CR। तो अगर 100 CR का अगर आपका
टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है तो उस केस में भी आप स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर जो मैंने बात करी थी पहले भी अभी भी कि आपकी कंपनी वर्क कर रही हो एक नए इनोवेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर ऐसा कोई स्केलेबल बिजनेस हो जिसमें पोटेंशियल हो कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके या वेल्थ क्रिएशन कर सके। तो इस बात को पिच डेक के थ्रू समझाना इनकम टैक्स ऑफिसर को मैंडेटरी है वीडियोग्राफी के थ्रू। जब आप 80 का एग्जाम्पशन क्लेम करते हो तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पिच डेक वीडियो बना के जो है ऑफिसर को समझाते हैं कि क्यों मेरा इस कैटेगरी में फॉल करता है और जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि पिच डेक जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एडिटेड, चाहे आपको बाहर किसी एडिटर से एडिट करवानी पड़े, बट पिच डेक जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक कंडीशन और भी है कि वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके या फिर उसको नया नाम देके या फिर उसकी नई रिकंस्ट्रक्शन करके ना हो, वो आपका एकदम नया ही बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। और ओबीसी को भी 1% कंपनी जो है उसको भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे डीपीपीआईटी में रजिस्ट्रेशन लेने। ठीक है। प्रोसेस क्या है डीपीपीआईटी रजिस्ट्रेशन का? स्टार्टअप इंडिया में जाके आप अप्लाई करते हैं, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं। 2 से 10 दिन का वर्किंग डेज है, यूजुअली 3 से 4 दिन में या 2 दिन में ही आपको जो है मेल के ऊपर आपको इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। कंपनी इसमें अप्लाई कर सकती है, 1% का पार्टनरशिप या फिर एलएलपी वगैरह ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? इनकम टैक्स में अलग अलग से आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा और डीपीपीआईटी के रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आप इनकम टैक्स में भी साथ में एग्जाम्पशन ले रहे हो तो आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स में आपको 100% टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए 2016 के बाद की, और बाकी इसमें और कुछ नहीं। कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है स्टार्टअप से रिलेटेड जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है, वो आप ये देख सकते हो कि startupindia.gov.in पे ज्यादातर यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती रहती है जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको कहीं से मटेरियल क्या मिलेगा या फिर क्या डेटा है या फिर कहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें जो है startupindia.gov.in पे आपको दी जाती है। तो स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर कांस्टेंट निगरानी रखे। दे मस्ट कीप आई ऑन ऑल दीज वेबसाइट्स ऑन विच गवर्नमेंट आर promoting and posting the things that are for the benefits for startups। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के बारे में भी आप जो है देख सकते हो और आप हर एक वेबसाइट में जाके सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कौन से चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फाउंडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें इतनी सारी हैं कि कोई भी कंसल्टेंट हो वो हर एक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं रख पाएगा। So you have to make sure if you are, for example, into the export business. So what things are going for the export business? What incentives are going on the exports business? That should be means you have to be properly watch these kinds of websites in which you can have the overview what is coming next or how government are doing, how government is giving additional benefits and all. Okay? इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा फंडिंग से रिलेटेड। फंडिंग में क्या है कि अगर आपके कोई भी तरीके के नॉन कंप्लायंसेस है, ठीक है, जो कि जो कि आपको करने चाहिए थे अगर आपने नहीं करे हैं, तो जो भी आपके कंसर्न वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आपको ऑनबोर्ड करने से मना कर देंगे, वो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अब होता क्या, अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जो वो क्विकली देख लेते हैं कि आपने इस चीज को कितना अच्छे से मेंटेन किया या नहीं। पहली बात कि आपने स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स या फिर फाइलिंग जो है वो एक साथ आपने अपने पास रखी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी से रिलेटेड MGT 7 AOC 4 या फिर एनुअल कंप्लायंसेस के जो भी पार्ट्स होते हैं, डायरेक्टर की KYC हो गई या कुछ भी हो गया, उसकी एक प्रॉपर फाइल होनी चाहिए आपके पास। यू मस्ट बी हैविंग all the documents at the single place when you are going to the any person or any venture or angel capitalist to
invest in you, so you must have all the related documentations available. So this is important that they वो जरूर देखते हैं कि जिस भी पर्सन के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को कितना अच्छे से रखता है। मैं कुछ भी मांगू कि मुझे 2017 की ऑडिट रिपोर्ट दे दो तो उसके पास क्विकली अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह अवेलेबल होने चाहिए। जीएसटी रिटर्न्स की कंसिस्टेंट फाइलिंग इंपॉर्टेंट है। कैसे? कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जीएसटी के पोर्टल पे पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन ने जीएसटी की रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है, करी है तो कितनी डिले करी है, वो भी सब पता लग जाता है। तो किसी भी वेंडर से जब आप भी इवन माल खरीदते हो या फिर स्टॉक्स बाय करते हो या कुछ भी परचेजिंग करते हो, क्योंकि मैंने पहले भी एक कंडीशन बताई थी कि जीएसटी की कंडीशन है कि सामने वाले पर्सन ने उसका टैक्सेस पे कर दिया, तो टैक्सेस पे करा होगा तभी तो मुझे मिलेगा। और अगर मुझे पता है कि जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ उसका फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का उसके ऊपर क्रेडिट है, 10 लाख रुपए के क्रेडिट वो मुझे टाइम से मिलेगा या नहीं, वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? उसका जीएसटी नंबर जीएसटी पोर्टल पे डाल के कि अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करता है कि नहीं। अगर वो टाइम पे फाइल करता ही नहीं होगा तो मेरे पैसे भी जो टाइम पे मिले या ना मिले उसकी भी क्या श्योरिटी है। तो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट कि जीएसटी रिटर्न्स आपकी जो है फाइल्ड हो कंसिस्टेंट वे में। ठीक है। फिर उसके अलावा एमएसएमई के जो प्रोविजंस बताए थे कि 15 या 45 डेज के अंदर उनकी पेमेंट हो जानी चाहिए, वो आपके जो है वो ड्यूली कंप्लाइड होने चाहिए। ठीक है। टीडीएस की नॉन कंप्लाइंसेस अगर होती है तो वो भी आपके जो है फंड रेजिंग पे इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा वैल्यूएशन, शेयर्स की वैल्यूएशन जो आप वैल्यूएशन करवाते हैं, आपने सुना होगा कि आपके कंपनी की क्या वैल्यू है, अगर वो प्रॉपरली वे में नहीं होगी और डॉक्यूमेंटेड वे में नहीं होगी, क्योंकि मेथड अलग अलग होते हैं, बहुत सारे मेथड्स है वैल्यूएशन के। आपने कहते हो कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 सीआर है, वो कैसे डिराइव हुई, आपने किस बेसिस पे 10 सीआर को लिया है, वो डॉक्यूमेंट होना प्रॉपरली इंपॉर्टेंट है। और वो देखो वैल्यूअर का काम है वैल्यूएशन से आपको करवाना है कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। तो दैट शुड बी इंपॉर्टेंट कि आपने किस वे से आपने अपनी कंपनी की 10 करोड़ या फिर 20 करोड़ या फिर कुछ भी वैल्यू करवाई है, तो वो एक्चुअल में कहाँ से आई, आपने कैसे निकाली, वो मेथड आपने क्यों लिया, आपने कोई और मेथड क्यों नहीं लिया। अगर मार्केट में 10 तरीके के मेथड्स हैं, आपने यही मेथड निकाल के जो है 10 सीआर की वैल्यू क्यों निकाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वैल्यूएशन करवानी है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना है। कैश में डीलिंग आपको नहीं करनी है, अदरवाइज ये सेक्शन जो है सबसे खतरनाक इनकम टैक्स के सेक्शंस है, उसकी आपको वायलेशंस हो जाती हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा जो भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। होता क्या है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, 1 पर्सन हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पर करते क्या है ज्यादातर कंसल्टेंट उनके शेयर एग्रीमेंट्स बनाते ही नहीं, उनकी फाइलिंग्स जो भी होती है वो उसको बना के रखते हैं, बट लेकिन शेयर एग्रीमेंट होते ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद कि शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं वो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। कंपनी के केस में विद इन 30 डेज वो शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना कंपलसरी है, बट मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स आर नॉट ड्यूली कंप्लाइंग टू issue the share certificates for the shareholding of a particular shareholder, and that should be communicated to the shareholder through email. ईमेल के थ्रू वो भेजना इंपॉर्टेंट है कि जैसी कंपनी बने 30 दिन के अंदर अंदर उसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको वो सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए। और इसका एक फॉर्म होता है PAS3, वो भी फाइल हो जाना चाहिए। इसी के थ्रू पता लगता है कि पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स हैं या पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं। तो वो कहां से पता चलता है? वो PAS3 से पता लगता है या फिर शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू पता लगता है। 90% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है सो यू मस्ट हैव फाइल्ड द PAS3 फॉर्म और एंड यू शुड हैव द शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल विद यू एंड दैट शुड बी एविडेंट। कैसे होगी? दैट शुड बी मेल्ड बाय द कंपनीज मेल आईडी टू योर पर्सनल मेल आईडी। ओके।
सो शेयर सर्टिफिकेट का होल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पर्सनल और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मिक्सिंग नहीं करना है, और स्टार्टअप के रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंटेशंस पुअर नहीं होने चाहिए, और स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट आपकी कहीं पे भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए जब भी आप किसी भी बैंक में जाते हो, या फिर आप किसी से भी फंड रेजिंग के लिए अप्लाई करते हो तो। फिर उसके अलावा फेलियर टू यूटिलाइज, आप शुरुआती सालों में जो मैंने बताया था ITR 4 फाइल कर सकते हो, पर जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड्स क्रॉस होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल ITR 3 फाइल करो, और आप प्रॉपरली, क्योंकि उसमें ना पूरी बैलेंस शीट जाती है आपकी PNL में, प्रॉफिट एंड लॉस उसका प्रॉपर बनता है, बैलेंस शीट प्रॉपर बनती है, और उसमें लिखा जाता है कि आपके कितने एक्सपेंस है, सैलरी के कितने एक्सपेंस है, इसके उतने, और बैलेंस शीट में प्रॉपरली लिखा जाता है कि हाँ आपके फिक्स एसेट्स कितने हैं या फिर इंटेंजिबल्स कितने हैं। तो वो प्रॉपरली कहाँ से बनता है, वो ITR 3 से बनता है। ITR 4 में बहुत अच्छी फिगर होती है कि आपके सिर्फ उसमें ये लिखे होते हैं कि कितना टर्नओवर है और कितना प्रॉफिट है। तो इसलिए मैंडेटरी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आप अपनी नॉर्मल ITR फाइल करवाओ, ITR 3। ठीक है। अब एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेंगे मुद्रा लोन के बारे में, PMEGP के बारे में, और CGT MSME लोन के बारे में। मुद्रा लोन का क्या है कि आपको पता है कि ज्यादातर कि 10 लाख रुपए का जो है वो मैक्सिमम लोन मिल जाता है मुद्रा के अंतर्गत। शिशु लोन है 50,000 का, किशोर लोन है 50,000 टू 5 लाख रुपीज, एंड तरुण लोन है 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब आप बैंक में जाते हो, मैनेजर के सामने बैठते हो और उन्हें कहते हो कि मुझे जो है 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैनेजर आपको मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बैंक्स जो है ज्यादातर जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, वो करती हैं ईदर फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन। मुद्रा लोन तो मिलता ही दो चीजों के लिए, वन इज द वर्किंग कैपिटल लोन एंड सेकंड इज द टर्म लोन। तो टर्म लोन मतलब कि आपको शुरुआत में कोई पैसा दे दिया और आपको पर्टिकुलर उसमें आपको चुकाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल लोन जिसमें आपको एक आपकी लिमिट सेट कर दी कि अगर आपको किसी की पेमेंट करनी है तो आप उसके थ्रू, आप उस लिमिट के थ्रू यूटिलाइज करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। जितना आप यूटिलाइजेशन करोगे आपको उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। सो होता क्या है कि for providing this MSME loan, especially the Mudra loan, one thing is means इसमें कोलेट्रल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये नॉन कोलेट्रल क्योंकि लोन होता है। बट इसकी जो हाइपोथेटिकेशन होती है कि मतलब ठीक है कि अगर आपको आपसे पैसा मतलब कोलेट्रल के थ्रू अगर आपको पैसा नहीं दिया तो आपसे पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो होता है दो तरीकों से। वन इज द हाइपोथेटिकेशन ऑफ बुक डेट्स एंड स्टॉक्स। तो आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए, या फिर मतलब स्टॉक्स होने चाहिए इन द सेंस कि आपके पास आपका रनिंग बिजनेस होना चाहिए, आपके पास कुछ इन्वेंट्रीज होनी चाहिए। उसी के ऊपर जो है बैंक जो है मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है कि बैंक इतना सारी चीजें इसलिए देखती है बिकॉज बैंक के सिर्फ 75% ही गारंटी जो है गवर्नमेंट से होती है। अगर आपने डिफॉल्ट करा तो सिर्फ 75% ही मिलता है, रेस्ट 25% बैंक को नहीं मिल पाता है। और उसकी भी एक लिमिट है कि 7.5 लाख तक के ही लोन्स के ऊपर वो 75% गवर्नमेंट देती है, और उसमें भी इंटरेस्ट नहीं देती है। तो इस वजह से बैंक का खुद का भी बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से बैंक कम ऐसे लोगों को देती हैं जहां पे सामने वाले पर्सन को अपने बिजनेस को समझाना ना आ रहा। तो इसमें टिप्स क्या है कि जब आप बैंक जाते हो तो सबसे पहले बात आपको वेल ड्रेस्ड होके जाना है, और आपको अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन करनी है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपका जो रनिंग बिजनेस है उसमें आप क्या कर रहे हो। ठीक है। और आपको बैंक वो लोन क्यों प्रोवाइड करे, वो आपको मैनेजर को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप टेबल पे बैठे हो, आपको उनको बताना पड़ेगा कि हाँ आप जो पैसा ले रहे हो वो उसे डुबाओगे नहीं, और आपके पास एक आइडिया है। क्योंकि आपके जैसे ऑलरेडी वहां पे उनके पास हर रोज 20-50 कस्टमर हर बैंक में आते हैं जो कि मुद्रा लोन की बात करते हैं। तो हर हर किसी को वो लोन ऐसे नहीं देते हैं, वो ये देखते हैं कि
किसकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। और प्रोफाइल बिजनेस की कैसे पता लगती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जहां पे आपके बिजनेस के बारे में और आपके बारे में, आपके बिजनेस के प्रोजेक्शंस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। और आपको उसको मेंटेन करने के बाद ही बैंक में जाना चाहिए और आपको फॉर्मली एक बात करनी चाहिए मैनेजर से कि आपको क्यों वो लोन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो तरुण लोन होता है और किशोर लोन होता है, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही मिलता है। तो ज्यादातर लोन लोग जो हैं वो तरुण बिजनेस के लिए ही अप्रोच करते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए होता है। तो उसमें मैंडेटरी ये है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, कम से कम उसका 1 साल का विंटेज होना चाहिए, आपके पास प्रॉपरली जीएसटी रिटर्न फाइल होनी चाहिए, और आपकी जो सेल्स है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सेल्स होनी चाहिए, यानी कि आप उसके नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो उसको एलिजिबल नहीं समझते हैं। तो देयर मस्ट बी सेल्स इन द प्रीवियस 12 मंथ्स एंड दैट शुड आल्सो बी backed by your evident by your बैंक स्टेटमेंट। इट मतलब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू बता दिया कि मेरी 20 लाख रुपए की सेल है और आपकी बैंक में ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, तो फिर वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप कहते हो मेरा पिछले 3 साल से बिजनेस है, 1 साल से मैं जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो आपके बैंक में सेल और परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी दिखनी चाहिए। बैंक आपसे 6 महीने से लेके 1 साल तक का बैंक स्टेटमेंट मांगता है, और उसमें वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इनके पूरे अकाउंट में कितने क्रेडिट्स हुए हैं या कितने डेबिट्स हुए हैं, और वो बिजनेस पर्पज से हुए हैं या नहीं। सिर्फ जीएसटी रिटर्न फाइल करना इज नॉट एविडेंट कि आपका बिजनेस चल रहा है। तो वो बैंक स्टेटमेंट भी देखते हैं, आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी देखते हैं। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि अगर आपका बिजनेस 1 साल से ज्यादा पुराना है, अगर आप कहते हो 20 लाख रुपए से ऊपर मेरी सेल होती है, तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो बैंक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप मुद्रा लोन के लिए जा रहे हो। तो छोटे लोन्स जो 50,000 तक के होते हैं या 1 लाख रुपए तक के होते, मतलब 50,000 हो गए या फिर 1 लाख हो गया, उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, बट बैंक उसको इतनी आसानी से देती भी नहीं है, और छोटे लोन्स के लिए लोग बैंक को अप्रोच करते भी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि आपको बैंक में कैसे जाना है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बिजनेस के बारे में बताना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू, और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जाना कि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा इसका जो है टेन्योर होना चाहिए, और देयर शुड बी सेल्स। सेल्स कहाँ होनी चाहिए? सेल्स शुड बी, वन इज द जीएसटी रिटर्न एंड सेकंड इज इन योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप सेल करते हो, परचेज करते हो, और बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट या फिर पेमेंट रिसीव करते हो। ठीक है। जो मुद्रा लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगभग 9 से लेकर 13 13.5 परसेंट तक का होता है, और मतलब इफेक्टिव रेट इसका 13 13.5 इसलिए जाता है क्योंकि बैंक कहीं ना कहीं 1% या आधा परसेंट जो है प्रोसेसिंग फीस भी लेती है। ठीक है। इसके अलावा पीएमईजीपी लोन, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स ज्यादा हैं 10, यहाँ क्योंकि लिमिट 10 लाख रुपए की है। इसमें एक बात और है, अगर आपका एग्जिस्टिंग मुद्रा लोन में है तो आप इसमें लोन को टॉपअप भी कर सकते हो, 10 लाख की लिमिट को वो इंक्रीज करके 25 लाख तक ले जाते हैं बैंक वाले। 25 या आई थिंक 20 की लिमिट है, 20 लाख तक आपको तब लिमिट मिलती है जब आपका टॉपअप के एज अ टॉपअप मिलती है, जब आपका जो एग्जिस्टिंग मुद्रा लोन है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है। पीएमईजीपी लोन में क्या होता है कि देर इज अ क्राइटेरिया कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज 18 प्लस तो होनी चाहिए, और आप या तो फिर विमेन हो या फिर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है। तो उस केस में आपको पीएमईजीपी लोन मिलता है, और वहां पे आपको आई थिंक 25 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। मुझे एग्जैक्टली मुझे पीएमईजीपी लोन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन 10% होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 5% होनी चाहिए अगर आप स्पेशल कैटेगरी से। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बताते हो कि मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू पता लगता है। फिर से आप अपने बारे में और आप अपने बिजनेस के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू ही बताते हो बैंकर्स को। इसमें क्या स्पेशलिटी है कि इसमें जो 25% तक का जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है आपको, मतलब जो इंटरेस्ट आपको, जहां हमने पढ़ा था कि 13 13.5 या 12% है, उसमें 25% आपको जो है सब्सिडी मिलती है, और ये सब्सिडी
आपको अपने टेन्योर, लोन के टेन्योर के लास्ट ईयर्स में ही मिलती है। आपको शुरुआत से ही सब्सिडी नहीं मिलती है, एक तरीके से कैशबैक के रूप में ही एडजस्ट होता है लोन में, वो भी लास्ट में। तो ये आपको शुरुआत में तो इसको ऐसे ही पे करना होता है जो कि इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर बाद में आपके जो है इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाता है लास्ट के 10 ईयर्स में। इसके अलावा सीजीटी एमएसएमई लोन, जहां बड़े लोन्स हैं, जहां पे 5 करोड़ तक के लोन्स को अगर आपको कैटर करना है तो उस केस में सीजीटी एमएसएमई लोन होता है। इस केस में क्या होता है कि कोई भी इसमें मतलब जब भी आप इतने बड़े लोन्स के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आप टर्नओवर आप बताते हो कि मेरी टर्नओवर जो है एटलीस्ट 5 CR से तो ऊपर होगी, तभी तो आप सीजीटी एमएसएमई लोन के लिए जा रहे हो, तभी तो आप 5 करोड़ रुपए का लोन लोगे। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस भी होनी चाहिए, रिटर्न्स ड्यूली फाइल होनी चाहिए, और आप जो प्रोजेक्शंस दे रहे हो, आप अपने बिजनेस के जो प्रोजेक्शंस दे रहे हो कि मेरी इस इतनी सेल होगी और आज इतनी हो रही है, जो आज हो रही है वो आपकी जीएसटी रिटर्न्स में प्रॉपरली दिखनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि मेरी 2 करोड़ की सेल हो रही है तो 2 करोड़ की सेल आपकी जीएसटी रिटर्न्स में भी प्रॉपरली दिखनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली नहीं दिखती है या आप कहीं पे भी झूठ बोलते हो तो एज अ ऑडिटर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है वो उसको एनपीए भी कर देती है। हमने खुद से बहुत सारे लोन्स में एनपीए करा है। रीजन क्या होता है कि जो वो प्रोजेक्शंस देते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है उसके जो जीएसटी रिटर्न्स की होती है। होता क्या है कि हर साल या फिर हर इंटरवल्स में जो भी जीएसटी रिटर्न्स है वो आपको बैंक को सबमिट करनी होती है। तो जो आपने शुरुआत में प्रोजेक्शन दी थी, क्या वो मेट हो रही है आपकी जीएसटी रिटर्न से? अगर नहीं हो रही है तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, जिसको ड्रॉइंग पावर बोलते हैं, वो चेंज करनी पड़ती है। अगर आप जितना बोल रहे थे कि नहीं मेरी इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपकी लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये इसलिए हर साल इसका जो है अप्रेजल होता है, हर साल लोन के अप्रेजल्स होते हैं। आपको हर साल बैंक को जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने होते हैं, और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो रेशियोज हैं वो कंसिस्टेंट रहे। अब इन तीनों लोन्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, दो इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला इन्वेंट्री अपना करंट एसेट रेशियो। करंट एसेट रेशियो का मतलब होता है जो भी आपके करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, बैंक्स हो गया या फिर डेटर्स हो गए, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, यानी सन्डी क्रेडिटर्स हो गए या फिर आपकी कोई भी शॉर्ट टर्म ऐसे लोन्स हो गए। तो ये इसका रेशियो 1:1 से मतलब 1:1 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपके जो इन्वेंट्री है वो आपके देनदारी, मतलब आपके जो एसेट्स हैं वो आपके देनदारियों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके एसेट्स कम हैं, देनदारियां ज्यादा हैं, तो उस केस में इन तीनों लोन्स को बैंक नहीं प्रोवाइड करते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोजेक्शंस बनाते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर के भी आप अगर वो देते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सफिशिएंट इन्वेंट्रीज होनी चाहिए कि आपके जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो और आपके जो एसेट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। सेकंड इसमें होता है डेट कवरेज रेशियो। जो भी आपकी ईएमआई बन रही है हर साल की, वो आपके जो भी ईएमआई बन रही है वो आपके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से वो करीबन 4 गुना या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 1.5 गुना तो होनी ही चाहिए। अगर आप क्योंकि क्या है कि अगर आप इतना कमा ही नहीं रहे हो, इतने आपके पास पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो बैंक का आप प्रिंसिपल रीपेमेंट या इंटरेस्ट रीपेमेंट कैसे करोगे? तो कुछ ऐसे और भी रेशियोज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं लोन्स में, जहां पे आपको उन चीजों को ध्यान रख के बैलेंस शीट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमने बात करी लोन से रिलेटेड, और हमने यहाँ पे ये डिस्कशन करा, एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली जब आप बड़े टर्नओवर की बात करते हो तो जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि टर्नओवर के बेस पे आपको जो जो कंप्लायंसेस करनी है, चाहे वो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वो सारी, या जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आपके क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। काम किसका है? काम है एडवाइजर्स का या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का, इस इन सारी चीजों को करने का। बट आपको भी अपने, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपको भी ध्यान रखना है अपने बिजनेस का, इस वजह से हर चीज के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्योंकि हम अपने टॉपिक्स का एंड करते हैं और इसके बाद हम
जो भी हमारे ऑडियंस हैं, उनकी अटेंडीज हैं, उनकी हम क्वेरीज लेंगे यहाँ पे. So you can share your queries in the chat box. I will be answering it one by one. And I think we have 15 minutes or 20 minutes left. So we will take up all the queries. If you are having any query, you can mention your query in the Q&A or chat box. ये जो Q&A पोल है, Q&A ऑप्शंस है, वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल है. आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं. Would like to know terms and condition for business earning through online marketing such as affiliate marketing, e-cart, freelance tutor, etc. Terms and condition I think आप शायद पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है. अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू, अगर आप ई कार्ट वगैरह या ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन अगर आप काम कर रहे हो, तो बट ऑब्वियसली कि आपके पास जीएसटी मैंडेटरी है, क्योंकि आपका कस्टमर कहीं का भी हो सकता है. इसके अलावा अगर आप किसी भी ट्रेडमार्क, मतलब अगर आप किसी ब्रांड के अंतर्गत काम कर रहे हो, आप एक अपना बिजनेस का ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपके पास ट्रेडमार्क होना कंपलसरी है. तो ट्रेडमार्क अगर होगा तभी आप अपने ब्रांड को कर सकते हो. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आप माल कहीं से खरीदते हो किसी और ब्रांड, किसी के ब्रांड का, और बेचते हो, तो उस केस में ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है. और इसके अलावा अगर आपने कंपनी अगर खुलवा रखी है, तो आपको कंपनी के कंप्लायंसेस करने, या फिर आपके कुछ और भी ऐसी चीज है, तो फिर उसके रिस्पेक्टिव कंप्लायंस आपको करने पड़ेंगे. आइडिया स्टेज में किसी स्टार्टअप को फंडिंग की क्या संभावना हो सकती है? देखो, ये क्या होता है कि आइडिया स्टेज में फंडिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. मैंने आप बताया, बैंक जो है मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है या सीजीटी एमएसएमई प्रोवाइड करती है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही करती है. क्योंकि आइडिया स्टेज में ज्यादातर पीएमईजीपी में आप जा सकते हो, या फिर स्टार्टअप फंडिंग होती है, जो भी जो अवेलेबल होती है. बहुत सारी ऐसी फंडिंग्स हैं जो गवर्नमेंट के उसमें है, बट प्रैक्टिकली उसको बैंक नहीं देती है, क्योंकि बैंक का खुद का भी पैसा इन्वॉल्व है, और बैंक चाहती है कि जिसको भी वो पैसा दे, वहां से श्योर शॉट गारंटी हो कि मुझे अपना पैसा वापस मिल जाए. फिर आपने पूछा किस तरीके से हम वीसी को अप्रोच कर सकते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, और गवर्नमेंट की भी वेबसाइट है जहाँ पे एज अ स्टार्टअप आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, और वेंचर कैपिटलिस्ट भी वहाँ पे रजिस्टर होते हैं. तो आप वो एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे मिल पाओ, और फिर उसके बाद आपको अपना आइडिया शेयर करना, या फिर डॉक्यूमेंटेशन या जो भी चीजें शेयर करना, वैल्यूएशन शेयर करना, आप उसमें वहाँ पे शेयर कर सकते हो. तो इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट बैक्ड भी है, और प्राइवेटली भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जहाँ पे आप अपने आइडिया को शेयर कर सकते हो. Mega ma'am, are you audible to me? Sir, how should a sole proprietor tackle insolvency? हेलो. Yes ma'am. मैम क्या हम किसी को एनेबल कर सकते हैं कि अगर हाँ किसी सर, को डायरेक्टली पूछ सकें? Yes. Can we start the question answers round completely now? I would request my participants if you can just raise your hands. Okay. We are starting the question answer round. So whatever you guys want to ask, this is the time now.
So I see Mr. Ankur Kumar who would like to ask first. So can you please unmute Mr. Ankur Kumar? Done. Ankur ji, please ask your question. आई Is थिंक Mr. वो बहुत पहले शायद पूछा था, पहले का रेस है, शायद वो अवेलेबल नहीं है। अरुण कुमार जी, Arun ji, you are unmuted. You can ask your question now, please. Meanwhile, if anybody else would like to ask a question as well, please raise your hand or you can put down your question in the chat box so that we can, ask one on one. Good evening, Arun ji. Please ask your question. Okay, thank you first of all, and the presentation was so helpful and very informative. Thank you for that. My question is here that if someone who is started business in e-commerce side, okay, in drop shipping model on US side or any foreign country, then what the tax related thing we need to be consider here? And also if suppose he also have a business in India side as well, and the company is a one person company and only single company, he has separate trademark for India side business and one for e-commerce business and US side business. So one company is the only single company and then he is running two business separated. So what the things need to be considered and how we can maintain all the billings and related things. So in future, if he want to be apply for loan and all the related thing, he can help take the help of government policies and for loan related things for users. सर फर्स्ट थिंग जो आपने मेरे को बताया, फर्स्ट थिंग दैट यू टोल्ड मी आस्क मी दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टैकलिंग टू द कंप्लायंस। सो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है दैट इज रिगार्डिंग द जीएसटी। जीएसटी में देयर इज अ सेक्शन वेयर आई थिंक सेक्शन 9 11 सबसेक्शन 9 क्लॉज 2 वेयर आप इंटरमीडियरी नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस में इंटरमीडियरी है, आप यूएस से जो डील करते हैं, अगर आप उसमें इंटरमीडियरी हैं तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया हो जाएगा और उस केस में क्या होगा कि आपको उसके ऊपर टैक्सेस देने पड़ेंगे। आई होप जो आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हो वो आई थिंक वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है, राइट? राइट, एंड सप्लायर फ्रॉम यूएस एंड चाइना आल्सो। हाँ, यूएस एंड चाइना। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कल को आपके ऊपर अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप उनके इंटरमीडियरी नहीं हो, आप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहली बात तो आपके अपने सप्लायर्स के साथ एग्रीमेंट्स होना चाहिए जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप जो है इनके साथ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम कर रहे हो। तो क्योंकि फिर जीएसटी के कंप्लायंसेस में आपको इशू आएंगे नहीं तो फ्यूचर में कि जहाँ पे वो आपको ये कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में माना जाएगा और आप फिर टैक्सेस आपको इंडिया में पे करने हैं। और आई थिंक आप अभी एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स का बेनिफिट ले रहे हो, राइट? आप कोई भी जीएसटी पे नहीं करते होगे। मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ और मैं वन पर्सन कंपनी हूँ, मैंने सीए को हायर करा हुआ है, तो वो मेरे मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अभी 0 जा रहा है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दिस मंथ आई विल स्टार्ट फुल फ्लैश। ओके, थिंग्स इन सेटअप मोड, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस थिंग्स। ठीक है। एंड रिगार्डिंग जो अदर कंप्लायंसेस हैं उस केस में आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और क्योंकि मुझे ड्रॉप शिपिंग का एग्जैक्ट बिजनेस का आइडिया नहीं है कि वो बिजनेस कैसे जो है चलता है, तो फॉर दैट आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आपके बिजनेस को समझूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा कि कहाँ पे कौन से कंप्लायंस मिस आउट हो सकती है या नहीं। उसके लिए आप मैम से मेरा नंबर ले सकते हैं और फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ मैम से भी, क्योंकि मैं आज जिस चैनल के थ्रू आया वो ईमेल था। जी मैम आप प्लीज चैट का नंबर टेस्टिंग करके छोड़ दीजिए, हमारे टीम से कुछ न कोई आपको संपर्क करके उनसे मिला देगा, ठीक है?
आप बस चैट में इंटरेस्टेड लिख दीजिए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। ओके, can we have Mr. Ankur? Can you please unmute Mr. Ankur? एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो Q&A बॉक्स में है, मैंने उन्हें कॉपी कर लिया है और आई विल मेक श्योर कि इन सारे लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम दे पाए। आई थिंक मैम हम सेमिनार के बाद अगर हम मेल के थ्रू या जो भी मांगे उनको अगर हम प्रेजेंटेशन अगर हम अपने शेयर कर पाए और उनके क्वेश्चंस के हम आंसर कर पाए, उसके लिए हम एक प्रॉपर वो बना लेंगे, जो भी Q&As हैं उसकी एक पूरी लिस्ट बना लेंगे और आंसर उसको सब एक में ही कर देंगे। कर सकते हैं मैम ऐसा? Certainly, certainly. ठीक है। अंकुर जी, आप पूछने वाले थे, you can unmute yourself and ask your question, please. Meanwhile, if anybody else, I would request the participants, if you guys have any question answers, you can write down in the chat also if you don't want to ask right now. Am I audible? Yes, Now? yes. Good evening. Good evening. Please ask your question, Ankur ji. A very good evening to Harsh ji also, and to you, ma'am, also. I had joined the webinar a bit half an hour late. Sorry for that. No problem. Thank you. I have put in my query in the chat box. If you people can read it, it is a long one. Should I mention it again, or whether you will read it and then you will tell? I need the contact number of CA Harshji so that I can explain various points which are there related to the new re-establishing of a business of a cold storage unit. I require for that, which I had already done in 2016. But due to a major accident of mine, that the entity, which was a state-of-the-art facility, had closed down just after a month only, and in 1 month in whole of district, it was by God's blessings, it was all with roaring success. So, Ankur ji, please don't worry. We'll get you connected to Harshji as per his availability. I'm very, very much in problems. So sorry. No, please don't worry, not at all. We'll get you connected to Harshji after the webinar. We'll have somebody from the team connect you to Harshji, और आप उनसे खुल के आराम से बात कर सकते हैं. What is the city location stationed of Harshji? Where is he located? We are in Delhi. We are in Delhi. Delhi proper, sir? Yes, proper. Very nice to know that. There are various points which I think I can be better if I, in 5 minutes of chat with you directly, sir. No problem, Ankur ji. After the webinar, I'll get you connected with Harshji as per his availability, and you can have one-on-one chat. It's not an issue at all. Sure. Hope that's okay, Ankur ji. Okay, so can we have somebody else? If you want to ask your question now, please, you can ask right now with Harshji. And I'm sure there are few of you who have posted your questions in the chat. So most of the chat questions and queries are being answered during the session. If something is left, as we discussed, Harshji will reply back and you will get the answers. And again, if you have anything on one-on-one for Harshji, you can just leave interested or your number in the chat box, and we'll get you connected to Harshji as per his availability whenever he's there. But yes, you will get your answer and your query will get resolved. Harshji will be adhering each one of you, please. Is there anything else meanwhile would you like to mention to the participants? As we almost on conclusion, it's already 6, so we might be just shutting down the time. We're running short of the time also. Sure, ma'am. And finally, I think जिन्होंने भी ये वेबिनार को सुना उनको शायद कुछ ऐड ऑन हुआ होगा अपने बिजनेस में, और आई होप कभी ना कभी आपको इसका यूज है. एंड
I would like to thanks Udyamita for inviting me for this webinar, and it was very good, and the audience were also very interactive. So I feel कि मैं दोबारा भी आना चाहूंगा और एक नए टॉपिक के साथ, या फिर अभी जो क्या है कि इनकम टैक्स में एक बिल आ रहा है, इनकम टैक्स जो, क्योंकि पूरा टैक्सेशन चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक नए टॉपिक्स के साथ हम फिर से मिलेंगे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एंड कांग्रेचुलेट उद्यमिता टीम फॉर दैट। Thank you so much. Thank you so much, Harshji, for this insightful webinar session. And I'm sure a lot of people who had been attentive and hearing him, there's a lot of queries which must have got solved, and you have also got solutions to a lot of problems here. So we are so grateful to Harshji, and we are grateful to each one of you who took out time and joined us here for this webinar and given us chance. And like, you know, we all can together, there are a lot of issues which I might not have, but while listening to others problems, I might get a solution later on also. We'll be uploading this webinar directly on YouTube also, so people who have missed it can go to our YouTube channel and watch the webinar once again. And again, if you have any questions, any queries, or you want to get in touch with Harshji, please get in touch with us. We have already pinned our address and email ID and phone number. So one of the team members will get you connected to Harshji, and we'll see you hopefully with another session again, and we'll be having Harshji soon with us again. Thank you so much for joining. Thank you from Udbita Helpline. Thank you, Harshji.